श्योर। अरसत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस बर्बर, क्रूर, विभत्स, निर्मम, भयावह और हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की वारदात पर सारा देश उबला हुआ है, उस नृशंस घटना में इंसाफ की लड़ाई सड़कों पर है। डॉक्टरों की पूरी बिरादरी से लेकर समाज सेवियों तक, राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड तक हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन, विरोध का दौर जारी है। हर घर में इस बात की चर्चा है कि जब मेडिकल कॉलेज के भीतर डॉक्टर सुरक्षित नहीं तो लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हो सकती। खतरनाक यह भी है कि कोई दरिंदा किसी कोने में अपनी हवस के लिए किसी महिला या लड़की पर भेड़ी की तरह टूट पड़ता है, ना सिर्फ उसकी आबरू तार तार करता है बल्कि उसे किसी खूंखार जानवर की तरह मार डालता है। उसके बाद पुलिस और मेडिकल कॉलेज के स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर बेशर्मी, बेरहमी का तारकोल पोतना चाहता है। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात दुनिया जब सन्नाटे में डूबी हुई थी, उस वक्त एक लड़की चीख रही थी। एक हैवान या हैवानों के वहशी हमले झेल रही होगी, खुद को बचाने के लिए भरदम कोशिश कर रही होगी और आखिर में उसकी सारी ताकत दरिंदों ने निचोड़ दिया होगा। वह बेबस, लाचार और दर्द से बेहाल हो गई होगी। तब शायद दोनों हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख भी नहीं मांग सकी होगी। जल्लाद के हाथ उसके चश्मों को चूर कर रहे थे, आंखों में किरचें धंस रही होंगी, देह की चोट से मुंह से खून आने लगा था। दोनों टांगों को जब जानवर ने चीरा होगा, वह लड़की पता नहीं चीख भी पाई होगी या नहीं। एक डॉक्टर जिसने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचाने में अपना सब कुछ झोंकी होगी, उसकी जिंदगी ऐसी हैवानियत से गुजरेगी, सोच कर की रूह कांप जाती। और डर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ कम नहीं है। जिस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में यह दहला देने वाली वारदात हुई, उसके अंदर डॉक्टर मंच लगाकर विरोध प्रदर्शन पर थे। रात में मंच महिला डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया कि आप लोग प्रदर्शन करिए, और वहां सारी डॉक्टरों की जमात बैठी हुई थी। और यह बात 14 अगस्त की रात की है। कॉलेज के गेट पर जमा होने लगी एक भीड़, और वो बढ़ने लगी। घंटे 1.5 घंटे में वह एक बड़ी भीड़ बन गई और उसने कॉलेज का गेट तोड़कर हमला कर दिया। भीड़ समर्थन में नहीं आई है, बल्कि कुछ और ही इरादा है इसका। यह बात प्रदर्शनकारी महिला डॉक्टरों को जैसे ही समझ आई, वे भागकर अपने अपने हॉस्टल में दुबक गई। कुछ ने एक हॉल में घुसकर कुंडी लगाकर दरवाजे के पास टेबल कुर्सी जमा करके कि दरवाजा तोड़ा भी जाए तो ना टूटे, खुद को बचाया। रात भर उसी हॉल में रही। इस भीड़ ने मेडिकल कॉलेज में भयानक तोड़फोड़ की। कहां की भीड़ थे, कौन से लोग कहां से आए थे, किसे कहने पर आए थे, क्या मंशा थी उनकी, कोई नहीं जानता। पुलिस वालों से भिड़ंत हुई, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। बाद में उन्होंने लाठियां चलाई, आंसू गैस से गोले छोड़े, और पुलिस कहती है कि अब तक 19 लोग गिरफ्तार हैं। ये कौन से लोग थे, क्यों आए थे? समर्थन में तो डॉक्टरों के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो डॉक्टर जो वहां प्रदर्शन कर रही थी, उनको शहर के भीतर जाना था, बाकी डॉक्टरों के साथ एक कैंडल मार्च निकलना था। अचानक हमला हो जाता है। स्थानीय प्रशासन इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना के हो जाने के बावजूद कितना लापरवाह और लचर है, इस बात की गवाही इससे बड़ी हो ही नहीं सकती। एक तमाशा है और वो डराता है। कोलकाता जहां लड़कियों के लिए सुरक्षित माना जाता था, आज वहां हर माँ बाप डरा हुआ है। और यूं कहें कि देश के हर परिवार के भीतर चर्चा चलती है और हर माँ बाप यही सोचता है कि बेटी बाहर है, पढ़ रही है, तो फिर उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, भले ही अपने कॉलेज में या अपने दफ्तर में क्यों न हो। और ऊपर से टीएमसी,
एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लगातार यह कहती रही कि मेरी पुलिस जांच करेगी और पुलिस जांच नहीं कर पा रही थी, अपाहिज सी लचर दिख रही थी और हाईकोर्ट ने कहा कि आपके बस की बात नहीं है, हटाइए, आप सीबीआई के हवाले कीजिए। और सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस बीच में मामला क्या है? जघन्य अपराध का, नृशंस हत्या का, बर्बर क्रूर हत्या का। लेकिन टीएमसी की नेता इस बात की वकालत में है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमेन 150 ग्राम नहीं निकल सकता है। 150 ग्राम में तो सीमेन मापा ही नहीं जाता है, वो मिलीलीटर में मापा जाता है। उनकी सफाई उस रिपोर्ट पर जा रही है जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार है, जो व्यवस्था है, जो पुलिस है, जिसके तहत इतना बड़ा कांड हो गया, जिस जगह पर वारदात हुई उस जगह को आपने खुला क्यों छोड़ा? लोगों के आने जाने के लिए वो खुला है। आपने वहां सबूत क्यों नहीं सुरक्षित रखे? बगल के कमरे में आपने तोड़फोड़ का काम कैसे शुरू करवा दिया? जो आदमी गिरफ्तार है उससे आपने क्या पूछा? और आखिरकार सीबीआई के हवाले हाई कोर्ट को यह मामला क्यों करना पड़ा? इतने बड़े और संगीन सवाल हैं, बावजूद इसके ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि रिपोर्ट गलत बयानी की जा रही है, मीडिया गलत है, 150 ग्राम सीमेन नहीं हो सकता है। आपको सफाई देने के लिए यह एक मुद्दा मिला, लेकिन आपकी सरकार, आपके पुलिस, कॉलेज के स्थानीय प्रशासन पर भयानक, संगीन, गंभीर सवाल हैं और आपकी जुबान नहीं खुलती। ये बयान महुआ मोइत्रा का सुनिएगा, महिला हैं, लेकिन आप क्या पैरोकारी कर रही हैं? आप किस बात की तरफदारी कर रही हैं? आप किस बात का विरोध कर रही हैं? सुनना चाहिए। Hello, this is Mahua Moitra. I'm here to put a few facts on record and to bust a few myths and some fake propaganda that is being sent around on social media regarding the horrific rape and murder on 9th of August in RG Kar Hospital. Number one, there is a figure of 150 grams of bodily fluids being floated around by responsible media. The first thing to remember is that the autopsy, the post-mortem, was carried out in the presence of a judicial magistrate, in the presence of 3 doctors as witnesses, and in the presence of the family. The entire procedure was videographed. It was not possible to tamper with anything. It is very unfair and irresponsible on the part of media houses, especially responsible ones, to keep propagating this false information. मीडिया का प्रोपेगेंडा, ये इनका मुद्दा है। महुआ मोइत्रा दुनिया के किसी भी हिस्से में, देश के किसी राज्य में महिलाओं का मामला आता है तो इनकी जुबान रुकती नहीं है, कैंची की तरह, तलवार की तरह चलती है, चलनी चाहिए। वो बिल्किस बानो का मामला हो, हाथरस का मामला हो, कहीं भी हो, महुआ मोइत्रा खड़ा होती हैं। लेकिन आज जब आपके पश्चिम बंगाल के भीतर एक लड़की की बर्बर हत्या होती है तो आप उस पर बोलने के बजाय इस बात के खिलाफ खड़ा होती हैं कि उस लड़की के बॉडी से सीमेन 150 ग्राम नहीं निकला, 150 ग्राम वजन का उसका यूटेरस था। ये छोटी सी सफाई है, कहीं कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन जांच होनी चाहिए कि जिस आदमी ने बलात्कार किया वो अकेले था या उसके साथ कुछ और भी लोग थे, वो सिर्फ रेप था या गैंग रेप था। ऐसी बर्बर हत्या कैसे हो सकती है जिससे पूरा देश दहल जाए? वहां एक सांसद एक छोटी सी रिपोर्ट के बिना पर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती है। शर्मनाक है। 5 दिन के बाद बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जुबान खोली है, क्योंकि इस देश में आदमी बौखलाया हुआ था, लोग आपस से बाहर थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, आपने मोल तोल करना शुरू किया। ये जो चुनी हुई चुप्पियां हैं और चुने हुए विरोध हैं, ये राजनीतिक दलों और नेताओं की कलई खोलती है। गलत गलत है और गलत और सही के साथ
अगर आप सोच करके बोलते हैं तो आपके बोलने नहीं बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। डॉक्टर इंसाफ के लिए सड़कों पर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बॉलीवुड की तरफ से भी मैंने देखा है कि अब बयान आने लगे हैं। देश को उठना चाहिए, जागना चाहिए। जब सिस्टम अपाहिज हो जाए, जब व्यवस्था ही गुनहगार को बचाने में लग जाए, तो लोग बोलते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की होती है। बांग्लादेश उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और व्यवस्था जब ऐसे जर्जर हो जाती है, ऐसी अंधी बहरी गूंगी हो जाती है कि वो हर गुनाह को ढकने और गुनहगार को बचाने में लग जाती है, तो फिर उसका इंसाफ जनता करती है। और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, या देश के किसी भी राज्य में ऐसा होता है, तो यह किसी एक दल, सरकार या एक राज्य का मामला नहीं। हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक, किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ यह बर्बर बर्ताव होता है, ऐसी मौत, तो फिर बोलना होगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर आपका होना नहीं होना बराबर है। जिंदा लाशों की भीड़ इस देश में बहुत है, उसमें आप भी, महुआ मोइत्रा भी, कोई भी हो सकता है। हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है। महिला आयोग भी बड़ा चुन चुन के बोलता है और वो भी देखता है कि इसमें क्या करना चाहिए। यह भी एक बड़ा सवाल है। और कोलकाता की घटना जो है, उस पर महिला आयोग ने क्या किया है, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिला आयोग जब तक मैं थी तब तक चुन चुन कर नहीं बोलता था, चुन चुन कर सुनने वाले जरूर थे। जब भी ऐसी घटना जो एक पार्टी की शासन में के राज्य में हो, तब वो सुनना चाहते थे और दूसरे राज्यों में नहीं सुनना चाहते थे। ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है। जहां तक महिला आयोग ने क्या किया, ये मेरे को आपकी तरह ही मालूम है, क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूं। अब एक टीम गई थी महिला आयोग की, आज ही उन्होंने उसकी इंटरिम रिपोर्ट जारी की है। वो वहां पर डॉक्टर्स से मिले, वो वहां पर घटना स्थल पे गए, परिवार से मिले, और जो जो उन्होंने देखा और बात करने में बाहर आया, वो उन्होंने आज की एक प्रेस नोट में दिया है। जो मेरा जहां तक ऑब्जर्वेशन है, मैं महुआ मित्रा पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगी। आपने काफी समय दे दिया उनको, जो कि नहीं देने लायक। कि उनके खुद के विचार महिलाओं के प्रति क्या हैं, उनके एक ट्वीट से ही बाहर आ गए थे, इसलिए उन पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। लेकिन जो आज ममता जी ने किया, जो वहां की सीएम है, और इस सारी घटना के अंजाम के बाद जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया था, सड़क पर आकर विरोध कर रही हैं। किसका विरोध कर रही हैं? अपनी सरकार का। खुद ही होम मिनिस्टर हैं, आप खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप खुद सीएम हैं, आप विरोध कर रही हैं सड़कों पे। और जब एक चीफ मिनिस्टर सड़क पर आकर विरोध करने लगे, तो इस अपनी ही राज्य में, तो ये समझ में आता है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे बस में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और ये उनको हाथ खड़े बहुत पहले करके रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि बार बार ये पाया गया, वेस्ट बंगाल में कोई घटना महिलाओं के अगेंस्ट हो तो सीएम चुप्पी साध जाती है। पुलिस वहां की कुछ नहीं करती, क्योंकि पुलिस वहां की हमेशा से ही निकम्मी है। वो पुलिस को निकम्मिया बना दिया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो निकम्मी है, क्योंकि वो हर बार छोटी सी चीज में भी उनको डायरेक्शन ऊपर से आते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर डीजीपी वो बात कर रहे हैं मुझसे, तो एक फोन आएगा और वो बात करना बंद कर देंगे। तो आप जान सकते हैं कि वहां पे कुछ भी, कहीं भी एक पत्ता नहीं हिल पाता अगर सीएम ऑफिस से फोन ना आए। और ये पूरी घटना में अगर कोई काम नहीं हुआ है और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है, तो फिर इसमें पॉलिटिकल विल नहीं थी, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जब
एक घटना इतनी ग्रूसम घटना को अंजाम हुआ और वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी, तो वहां पे सारे एविडेंसेस से टेम्परिंग की गई, वहां पे तोड़ाफोड़ी हो गई अस्पताल में शुरू। कल 7,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और वहां पर अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जो एविडेंसेस हैं उनको मिटाने की पूरी कोशिश की गई, कल भी, उससे पहले एक प्रिंसिपल ने जो रातों रात एक 24 घंटे में खुद रिजाइन करके जाते हैं, उससे आज तक क्वेश्चनिंग नहीं हुई। जो उस टाइम घटना की जिम्मेवारी थी उनकी, उसको रोकने की, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की उस महिला की, उन्होंने बिना किसी जवाबदेही के रिजाइन किया और उनसे आज तक कोई भी दो कोई नहीं। क्वेश्चनिंग नहीं रेखा हुई। शर्मा जी, आपकी कई सारी बातों से मैं सहमत हूं। 24 घंटे के अंदर दे दी गई। सहमत हूं। राज्य सरकार का अपना इकबाल होना चाहिए। आप लोगों की खातिर सरकार बनाती हैं, प्रशासन चलाती हैं। आप अपने हितों को साधने के लिए सरकार में नहीं भेजी जाती हैं, चाहे वो अनुव्रत मंडल जैसा तस्कर हो या शाहजहां शेख जैसा अपराधी हो या फिर कोलकाता की घटना हो। प्रशासन और शासन पश्चिम बंगाल में लचर दिखता है, लस्त पस्त दिखता है और कई संगीन सवालों के घेरे में खड़ा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी अपनी बात रखने के लिए। निर्मल कौर जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आप फॉर्मर डीजीपी हैं झारखंड के। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल मेरा है, क्योंकि आप भी महिला हैं, आप पुलिस प्रमुख रही हैं। महिलाएं जहाँ जहाँ काम करती हैं, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। जिस सेमिनार हॉल में ये बर्बर वारदात हुई, वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सेमिनार हॉल में नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। क्या महिलाएं जहाँ जहाँ काम करती हैं, उनकी आवाजाही जहाँ ज़्यादा रहती है, वहाँ सीसीटीवी लगाना या सुरक्षा का बंदोबस्त करना ज़रूरी नहीं होता है? और मैंने कई जगहों पर देखा है। ये बहुत बहुत डिज़ायरेबल है कि सीसीटीवी सब ऐसे एरियाज में लगाए जाएं, और ये सिक्योरिटी इंश्योर करने का बहुत ही एक सस्ता माध्यम है, और उसका अगर एडवांटेज नहीं लिया गया और वो वहाँ पर नहीं लगाया गया, बहुत बड़ी फेलियर है। पर इस केस में तो आप देखिए पूरा सिस्टम ही फेल कर गया, सिस्टमिक फेलियर है एकदम। पोस्टमार्टम होता है पता ही नहीं, मेडिको देखिए रेप के केस में मेडिको लीगल एविडेंस सबसे बड़ा लीडिंग एविडेंस होता है। मैं भी एसपी थी, इस तरह का केस तो 4 घंटे में क्रैक होता है। ये इस तरह नहीं होता कि सारे राष्ट्र और सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। सिस्टमिक आपको इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। जो तंत्रिक जो प्रणाली है, जो तंत्र मंत्र है आपका, जो पूरा तंत्र है आपके पास, उसमें परिवर्तन लाना होगा। अब महिलाएं वल्नरेबल, महिला क्या इवन पुरुष भी वल्नरेबल है। और ये महिला तो कोई सड़क में घूम नहीं रही, कोई आवारागर्दी नहीं कर रही, अपनी नौकरी पे है, इमरजेंसी ड्यूटी में है, 36 घंटे से बेचारी लगातार काम कर रही है। एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से लड़की आई है जो बहुत पढ़ लिख के अपने परिवार का सहारा बनेगी। सब खानदान की आशा थी। जो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ तो हो गया, बेटी बचाओ कौन लाएगा? तो आप ये बताइए कि और बंगाल एक ऐसी जगह, मैंने भी काफी कार्य किया वहाँ, काफी तरह का जो पोस्ट पोल वायलेंस जो कमेटी बनी थी एक एनजीओ केयर फॉर जस्टिस की तरफ से, उसका भी मैं एक सदस्य थी और बहुत ही एक्टिवली मैंने वहाँ काम किया, पर्सनली विजिट किया, बहुत कुछ पाया। वहाँ पर तृणमूल काडर के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, चाहे वो साधारण सी बात हो, चाहे आपको हॉस्पिटल में बेड चाहिए, चाहे ओपीडी में दिखाना है, चाहे आपको कहीं एडमिशन चाहिए, कहीं स्कूल में जाना है, कहीं आपको अपनी जो धान उगाई है उसको राइस मिल में देना है, सब आपको तृणमूल काडर डिटरमिन करेगा किसको देना है, कितने पैसे में देना है, क्या करना है। अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन चाहिए वो भी वही करेगा। झूठा आधार कार्ड, झूठा सब कुछ बनाना है, तृणमूल काडर बना के देंगे, वोट तो दीजिए उनको। आपने देखा कि किस तरह वो लोग करते हैं सबका। जब ये पोस्ट पोल वायलेंस हुई उसके बाद लोगों के उन्होंने आधार कार्ड लेने शुरू कर दिए, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब अभी 10 साल पहले बांग्लादेश से नहीं आए, और आज वो वहाँ करता धरता बन के बैठे हुए, करता धरता बन के बैठे हुए तृणमूल काडर्स में। और उस तरह के जो लोग हैं उनकी लॉयल्टी कहाँ है? जी, आप सही फरमा रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के काडर के बगैर पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं हो सकता है। गुंडे, मवालियों, अपराधियों का एक नेक्सस है जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस, चारों तरफ उनकी रंगदारी है। लेकिन पुलिस, निर्मल जी, पुलिस 8-9 की रात, आप 10, 11, 12, 13, 5 दिन गुजर गए, आपने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कौन से देश में होता है पुलिस में? बंगाल में हो रहा है खुलेआम। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट क्या भला है? जितने तृणमूल काडर वाले सब भर दिए जाए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में।
और उनको ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ना कोई वो चाहिए। खैर रेगुलर पुलिस में भी वो लोग अपने लोग भर्ती कर रहे हैं, उनके घुसपैठिए सब तरफ है। पर मैं ये बता रही हूँ कि ये क्या होता है यानी आप कॉन्ट्रेक्चुअल ये पुलिस। कह रहे हैं कि मैंने पश्चिम आज तक नहीं बंगाल सुना। ममता ने सरकार ने ठेके पर पुलिस वालों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। है, बहुत सरेआम हो रही है, कई सालों से हो रही है। उनकी वर्दी एकदम पुलिस जैसी है, मिलता उनको खाली 10-12 हज़ार रुपए है, और वो दारोगा जैसे ठाट बाट या इंस्पेक्टर या डीएसपी जैसे ठाट बाट से रहते हैं। कहाँ से रहते हैं ये तो कोई भी पूछ सकता है। अगर आपकी 8-10 हज़ार रुपए महीना आमदनी है तो आप कैसे इतने ठाट बाट से रहते हो? और उनमें उनका कोई कोई उनके लिए कोई स्टिपुलेशन नहीं है, क्या आचार व्यवहार है क्या नहीं। बहुत ही मतलब एकदम अपने लोगों को भर्ती करने का, जैसे आपने नहीं दिल्ली में अपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबको भर्ती कर दिया। अभी एलजी साहब ने निकाला है, लाखों लाखों लोगों को अपनी भांजी भतीजी साली भतीजा सब परिवारवाद में सबको 2-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दी जा रही है। खैर बंगाल में ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और बहुत तरह के एम्प्लॉयमेंट इसी तरह का धंधा है, क्योंकि मेरिट एकदम गौण है, मेरिट का कोई मतलब ही नहीं। अपने लोग लगानी है हर जगह, ताकि वो हर जगह उनकी बात चल सके, उनके लिए वोट ले पाए, और उसके एवज में अपने लोग जो मर्जी गुंडागर्दी करें, ये कुछ बहुत भी गंभीर करें। मामला है और ये जो आरोपी है संजय रॉय, यह भी वो सिविल, एक ऐसा सिविलियन जो पुलिस वालों की मदद करता है, उस तरह के काम में लगा हुआ था और इसका अस्पताल के 8 या भीतर 10 आना हज़ार जाना रुपए इसको था। मिलते होंगे जी, पर वो दलाल था, वो हॉस्पिटल में बेड्स दिलाता था, एडमिशंस कराता था, वो खाली आरजी कार में बेड्स नहीं दिलवाता था। जी। कलकत्ता के सब अस्पताल और प्रोफेसर इवन गौरव मुर्शिदाबाद अग्रवाल, तक वो अस्पतालों निर्मल जी में मैं बेड्स आपको दिलाता रोकना चाहता हूं। प्रोफेसर गौरव अग्रवाल अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम है। आप वेंकटेश हॉस्पिटल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं आप। जी जी वेंकटेश जी, डॉक्टर वेंकटेश, अगर किसी भी लड़की की दोनों टांगें 180 पर हैं, उसकी आंखों के ऊपर जो चश्मा है वो हाँ जी चूर चूर हुआ पड़ा है, ये 180 पर अगर दोनों जी टांगे हैं तो क्या पेल्विक गार्डल टूटा हुआ होगा? हाँ, जो आप जानकारी दे रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम डिग्री में, जैसे अगर कोई फिजियोलॉजिकल हम बात करें, मतलब विदाउट एनी ट्रॉमा, कोई चोट पहुंचाए बिना, तो ये सिर्फ जिम्नास्ट या कोई बहुत ही एक्सपर्ट, कोई विशेषज्ञ हो, योगा करता हो तो ही पॉसिबल है। अदरवाइज जब ऑलरेडी इंजरीज दिख रहे हैं, ये सिर्फ बात ये नहीं कि दो पाँव को हमने 180 डिग्री पे हमें पाए गए फोटोग्राफ्स में या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में, उसमें चोट भी मिलेगी ना अंदर। अगर हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाते। जी, बट हाँ, अमूमन अगर ऐसे कंडीशन में मिलेगा और बाकी चोटें मिलेंगी, फिर तो 100% श्योर हो ही जाता है कि जो वायलेंस, न सिर्फ वायलेंस यूज किया गया है, बल्कि जो ब्रूटल वायलेंस वायलेंस, यूज किया गया है वो बहुत ही ब्रूटल। भीषण तरीके से यूज किया गया है, जो कम से कम 2 व्यक्ति ही कर सकते हैं, सिंगल व्यक्ति के द्वारा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जी केस जो आपने देखा होगा, आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, रिपोर्ट कई दिनों से आ रही हैं, उस लड़की का हाँ पोस्टमार्टम जी। भी हुआ है। इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम अगर मेडिकली बात करें और बहुत ही जी, साइंटिफिकली बात करें, और अगर हम किसी इमोशंस में ना आए, जी, तो साइंटिफिकली बहुत कैटेगोरिकली ये कहा जा सकता है कि कम से कम 2 या पॉसिबली 3 व्यक्ति तो थे जिन्होंने वायलेंस यही यूज जानना किया। चाहता मैं। जी। और क्योंकि सिर्फ इंजरीज, हम पेल्विस की बात नहीं कर रहे हैं, फेस पर जो इंजरीज हैं, नेक पर जो इंजरीज हैं, हालांकि डिटेल्स आए तो हम ज़्यादा बहुत क्लियरली बात कर सकते हैं, उन सबको मिला के रेस्ट्रेन, क्योंकि जिस तरह की इंजरीज से लगता है कि 1-2 व्यक्ति ने कम से कम रेस्ट्रेन किया होगा, यानी कि डॉक्टर हाथों गौरव जो पाँव कह पकड़ रहे हैं, के ये रखे ये होंगे। बड़ा सवाल है कि एक लड़की को एक आदमी इतनी बेरहमी से इस तरीके से मार दे, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये गैंगरेप का मामला है और कई लोगों ने मिलकर के हत्या की होगी। जांच चल रही है, मामला सीबीआई के हवाले है। इसलिए बहुत जल्दी बहुत सारे सच सामने आएंगे। निर्मल कौर जी और डॉक्टर गौरव, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।